नतीजे पेश किए मैरिको ने और नतीजे के बाद बाजार ने उसको काफ़ी लाइक किया। चौथी तिमाही में शानदार मुनाफा रहा। मुनाफा करीब 19% और आमदनी 4% बढ़ी है। मार्जिन भी 17.5% के आसपास है और ये एकदम फ्लैट है। आप ये कह सकते हैं कि इन लाइन है, जैसा हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया था। नतीजे लगभग वैसे ही हैं। 5% की डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ है। नतीजों में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रॉफिट आया उसमें अदर इनकम काफ़ी बढ़ के आई है, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट दिख रहा है। अदरवाइज बिल्कुल इन लाइन है। इसी पे हम बातचीत करेंगे कंपनी के सीएफओ पवन अग्रवाल से। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। नतीजे जैसा कि हमें दिख ही रहा है कि इन लाइन है, एक्सपेक्टेड लाइन पे है, ठीक ठाक दिख रहे हैं। लेकिन ये प्रॉफिट में अदर इनकम का एक बड़ा कंपोनेंट है। अगर इसको हटा दें तो प्रॉफिट इतना अच्छा नहीं है। क्या रीज़न था, कहाँ से आया अदर इनकम, कहाँ से आई? First of all, thank you Neeraj ji for calling me on the show. It's always a pleasure to talk to you. So जहाँ तक अदर इनकम का सवाल है, 68 crores, it's basically इसमें एक वन ऑफ आइटम है. There is a profit on sale of land in one of the international units. That's about 28 crores. जिसकी वजह से ये फिगर काफी बड़ा दिख रहा है. But ये वन ऑफ ट्रांजैक्शन है which will not recur in the subsequent periods. इसके अलावा ऑफ कोर्स अदर इनकम में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट्स का भी है. सिंस द इंटरेस्ट रेट्स हैव बीन गोइंग अप, सो देयरफॉर इन्वेस्टेबल सरप्लस पे एक अदर इनकम का भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है. तो पवन जी, फिर तो ये हुआ कि प्रॉफिट हमारे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी नीचे आया है और अदर इनकम का पार्ट ही था जिसने सपोर्ट दिया है, क्योंकि बाकी रिजल्ट्स में हम देख रहे हैं हमारे बिल्कुल इनलाइन ही है, कोई बहुत उससे ज़्यादा बढ़ के नहीं आए. नहीं, रिपोर्टेड प्रॉफिट अगर आप देखें तो 20% है, बट उस रेकरिंग वन ऑफ आइटम को अगर आप निकाल दें तो रेकरिंग पैट इज अबाउट 12%. नाउ दिस इज अ हेल्दी प्रॉफिट ग्रोथ आई वुड से. अगर एबिटा ग्रोथ की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 14% के आसपास थी. सो दैट इज, आई वुड से, इट्स डेफिनेटली हेल्दी प्रॉफिट ग्रोथ. ओके, अच्छा, तो चौथी तिमाही में चूंकि काफ़ी उथल पुथल रही दुनिया भर में और भारतीय बाजारों में भी, तो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट कैसा था आपके लिए, कैसा कामकाज रहा Q4 में? सी अगर मैं Q4 के नतीजों की तरफ देखूं, सो आई थिंक वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद आवर ओन परफॉर्मेंस, बिकॉज जितने भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं उन सब में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिखाई दिए. अगर मैं वॉल्यूम ग्रोथ के दृष्टिकोण से बात करूं तो इंडिया वॉल्यूम ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 5% था. और अगर मैं इसको 4 ईयर कैगर पे देखूं, बिकॉज बेस काफ़ी डिस्टॉर्टेड है, तो उसमें और भी बेहतर अबाउट 6% के आसपास था. और ये वॉल्यूम ग्रोथ अगर मैं सेक्टर की वॉल्यूम ग्रोथ से कंपेयर करूं तो इससे काफ़ी बेहतर है, बिकॉज ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट स्टिल इज वेरी चैलेंजिंग आउटसाइड. पिछले 5 क्वार्टर की नेगेटिव वॉल्यूम ग्रोथ जो सेक्टर ने दी है, उसके बाद सेक्टर इस समय पॉजिटिव में पहुंचा है, बट हमारी ट्रेजेक्ट्री कंटिन्यूसली इंप्रूव कर रही है. इसके अलावा अगर आपने देखा हो तो हमारी ग्रॉस मार्जिन 300 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव करी है, हमारी ऑपरेटिंग मार्जिन 150 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव करी है. इसके अलावा मार्केट शेयर की अगर हम बात करें तो मार्केट शेयर 90% ऑफ द पोर्टफोलियो में हमने या तो मार्केट शेयर गेन किया है, मार्केट शेयर होल्ड किया है. सिमिलरली इंटरनेशनल बिजनेस में हमने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दी है, अप्रॉक्सीमेटली 16% के आसपास. So therefore, we are quite satisfied with our performance given the kind of operating environment that we have, which is still to stabilize. Inflation is still at 5 to 6%. So in that context, I would say we are pretty satisfied with our performance. आप कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट ठीक ठाक था. अभी अगर मैं इसको ये देखूं कि जैसे रूरल जो डिमांड है या छोटे शहर की डिमांड है, वो मल्टीपल क्वार्टर्स में नीचे थी. हमने पिछले क्वार्टर भी आपसे बात की थी, तब भी आप कह रहे थे कि वहीं से दिक्कतें आ रही हैं. बहुत सारी कंपनियां आप कह रही हैं कि शायद डिमांड थोड़ी ठीक हो रही है. आपके हिसाब से रूरल और छोटे शहरों की डिमांड कैसी है? So रूरल में पेन अभी भी है, I would say, although after 6 quarters of continuous decline for the sector, in this quarter rural has moved into marginally positive trajectory. So till the time, I think रूरल में अगर आप देखो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. और अगर आगे की बात करें, which is for FY24, we are hoping that rural will definitely recover. बट उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. वन इज दिस ओवरऑल इन्फ्लेशन लेवल्स व्हिच इज स्टिल पर्टेनिंग इन द रेंज ऑफ 5.5 to 6%. सो इन्फ्लेशन हैज टू कम डाउन. एंड सेकेंडली, आई बिलीव रूरल डिमांड में बुओयंसी तभी आती है अगर मानसून अच्छा रहे, जिससे कि रूरल इनकम पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा. तो अगर ये दोनों चीजें सॉर्ट आउट होती हैं तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि रूरल रिकवरी डेफिनेटली आएगी. FY24 विल बी डेफिनेटली फार बेटर देन FY23 एंड 22. इसमें एक कैच है सर. आपने कहा कि मानसून अच्छा रहा तो आपने एक थोड़ा सा राइटर लगा दिया. अब चूंकि मानसून को लेकर के इस बार बहुत सारे प्रोडिक्शंस अलग अलग हैं. कुछ लोग कह रहे हैं कि बिलो नॉर्मल रहेगा, कुछ लोग कहते हैं नॉर्मल रहेगा, कुछ लोग कहते हैं एल नीनो का इम्पैक्ट आएगा.
तो पक्के तौर पे भी कुछ कहा नहीं जा सकता, तो मैं कैसे इसको समझूं? क्या मानसून वाकई तगड़ा असर डाल सकता है जिस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं? See, there have been contradictory reports, but we definitely hope that monsoon should be better. Uh, and if monsoon plays out well, of course, it will have a positive impact on the food demand. ओके पवन जी, अब चलिए थोड़ा सा अंदर और जाते हैं, डीप करते हैं इसको, सेगमेंट वाइज अलग करते हैं। अगर मैं फूड बिजनेस को अलग कर दूं आप में से और होम और पर्सनल केयर उस पर ध्यान दें, तो जो होम और पर्सनल केयर वाला है उसमें बिल्कुल सबड्यूट फ्लैट सी ग्रोथ दिखती है, फूड वाले में थोड़ी बेटर दिख रही है, और जो वैल्यू एडेड हेयर ऑयल वगैरह है इसमें ठीक ग्रोथ कह सकते हैं आप, थोड़ी सी बेटर हुई है और इंटरनेशनली ज़्यादा अच्छी इंस्टेड ऑफ डोमेस्टिक की। कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप दोनों को अलग अलग करके? नॉट रियली। अगर हम देखें तो हमारे जो 3-4 मेन पोर्टफोलियो है, अगर मैं तीनों की अगर बात करूँ, जैसे पैराशूट कोकोनट ऑयल, उसमें हमने 9% की वॉल्यूम ग्रोथ दी है। अगर हम वैल्यू एडेड हेयर ऑयल की बात करें तो उसमें हमने 13% की ग्रोथ दी है। और सिमिलरली अगर हम फूड्स की बात करें तो फूड्स में हमने 18% ग्रोथ दी है। सो जहाँ तक हमारी ग्रोथ का सवाल, आई थिंक वी हैव बीन, आवर ग्रोथ हैज बीन वेरी वेरी ब्रॉड बेस्ड, एक्सेप्ट फॉर सफोला एडिबल ऑयल्स व्हिच वाज स्लाइटली ऑन द लोअर साइड, बिकॉज लास्ट ईयर Q4 में आपको याद होगा कि ओमिक्रॉन की वजह से द इन होम कंजम्पशन एलिमेंट वाज हायर, सो देयरफॉर टू दैट एक्सटेंट वी हैड अ हायर बेस. But apart from that, we experience growth in all part of the portfolio. And that is the reason we have delivered growth which is ahead of the sector and the category growths. तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सफोला जो प्राइसेस कट करनी पड़ रही है, इंटरेस्ट घट रही है, उसका असर आ रहा है सफोला पर? या सो अगर आप देखें तो हमारे दो मेन पोर्टफोलियो विच इज पैराशूट सफोला, उन दोनों में जो उनके रॉ मटेरियल्स हैं विच इज कोपरा या आरबीओ या सनफ्लावर, इन सब में हमने देखा है, जैसे आरबीओ फॉर एग्जांपल हैज गॉन डाउन बाय अप्रॉक्सिमेटली 20%, एसएफओ इज अबाउट 23-24%। तो इसलिए जब रॉ मटेरियल प्राइसेस में कमी आती है तो फिर उसके बाद हम उसकी बेनिफिट कंज्यूमर को पास ऑन करते हैं। सो फ्रॉम द पीक प्राइसेस अगर मैं बात करूं सफोला में, तो फ्रॉम पीक वी वुड हैव कट अबाउट 20-25% ऑफ प्राइसेस। सो दैट इज व्हाई वैल्यू ग्रोथ इन सफोला इज ऑन द लोअर साइड, बिकॉज हमने प्राइस कट्स करके उसका बेनिफिट कंज्यूमर को पास ऑन किया है। पवन जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिख रहा है आपकी इंडस्ट्री में, एफएमसीजी में। बहुत सारी कंपनियों के हम लोग रिजल्ट्स देख रहे हैं, विदाउट नेमिंग, उनके मार्जिन अच्छे दिखते हैं और प्रॉफिट बढ़िया बना रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ कम है, काफ़ी कम है। और सेक्टोरली देखें तो इसमें कंजम्पशन को लेकर दिक्कत है। इंटरनेशनल एजेंसीज भी कहती हैं, कैंटार कहती है कि 2.9 kg कंजम्पशन घट गया है, और जो थोड़ा बहुत इंक्रीमेंटल इंक्रीज आपको दिख रहा है वो इसलिए क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से आपको वो वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक्चुअली रन रेट नहीं बढ़ रहा है। ऐसे में फिर कैसे आप लोग मार्जिन और ये वैल्यू बना के रख रहे हैं? क्या वो ग्रामेज वाला ट्रिक है इसलिए हो पा रहा है? ये कैसे हो पा रहा है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इतने अच्छे नतीजे दे कैसे रहे। नहीं, आपने सही कहा कि इन्फ्लेशन की एक बहुत बड़ी मार थी, काफी प्रेशर था बिजनेस पर। सेक्टर ने, जो कि आपने वर्ड सुना होगा, श्रिंकफ्लेशन, विच इज बाय रिड्यूसिंग द ग्रामेज, बाय रिड्यूसिंग द एमलेज, मैनेज किया है इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग द ओवरऑल कॉस्ट एनवायरनमेंट। जहाँ तक हमारा सवाल है, हमने एक चीज में बिल्कुल कटौती नहीं करी है। अगर आप देखो पूरे साल दर साल और क्वार्टर ऑन क्वार्टर, हमने ब्रांड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट्स के पीछे बिल्कुल कटौती नहीं करी है। तो हमारे एएसपी स्पेंड्स जो है, विच इज मीडिया नॉन मीडिया स्पेंड्स वगैरह, that has been consistently rising, which is slightly different from what we've seen in the sector. So that has helped us in terms of building the brand equity, and that has helped in terms of also ensuring that we do not lose out on consumers. That's one. Number two, जहाँ पर भी हमको in the raw material prices we have seen that the prices have come down, very proactively हमने वो price consumer को pass on किया है, तो उसकी वजह से भी हमको वॉल्यूम होल्ड करने में काफ़ी मदद मिली है। एंड इसके अलावा हमने मार्केट शेयर कंटिन्यूसली गेन किया है। तो इन सब की वजह से आवर वॉल्यूम ग्रोथ हैज बीन मच बेटर देन द कैटेगरी इन द सेक्टर ग्रोथ्स। पवन जी, 2024 मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर में क्या रहेगा मार्जिन का आपका अनुमान, कंसिडरिंग कि इन्फ्लेशन तो अभी है ही है, उसको लेकर के इवन आरबीआई भी कंफ्यूज है, कैसा रहेगा मार्जिन प्रेशर? सो हमारे जो दो बहुत ही मुख्य रॉ मटेरियल है, विच इज कोपरा और एडिबल ऑयल, उसमें हमने कमी देखी, जैसे कि मैं पहले कह रहा था
and therefore for us we believe that the margin trajectory will only improve. और हमने गाइडेंस दी है कि ग्रॉस मार्जिन अप्रोक्सीमेटली 200 से 250 बेसिस पॉइंट्स का उछाल हम देख सकते हैं ग्रॉस मार्जिन में. और इसके बाद डेफिनेटली जैसे कि मैंने कहा कि हम एएनपी पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे, सो अ लॉट ऑफ इट विल गेट प्लाउड बैक इनटू द बिजनेस, एंड एटलीस्ट फ्रॉम एन ऑपरेटिंग मार्जिन स्टैंड पॉइंट वी बिलीव कि एटलीस्ट 100 बेसिस पॉइंट्स की इंप्रूवमेंट देखेंगे. तो हमने करंट ईयर अप्रोक्सीमेटली 18.5% की मार्जिन पे क्लोज किया है. हम ऐसा डेफिनेटली समझते हैं कि एटलीस्ट 100 बेसिस पॉइंट्स हम ज़्यादा डिलीवर कर पाएंगे नेक्स्ट ईयर. ओके पवन जी, एफएमसीजी कंपनियों के लिए वॉल्यूम बढ़ाना दो चीज़ों पे निर्भर करता है. एक तो कि नए लॉन्चेस करें और दूसरा एडवर्टीजमेंट के थ्रू पुश करें अपने प्रोडक्ट को, चूँकि लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, जो प्रोडक्ट सामने दिखता वही खरीदते हैं. क्या तैयारी क्या है आपकी FY24 में नए लॉन्चेस की, और क्या ट्रिगर्स हैं? इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको. जैसे फॉर एग्जांपल फूड्स, जिसपे कि हमने एक सिग्निफिकेंट डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो का एफर्ट डाला है. फूड्स का ही बिजनेस FY20 में 170-180 करोड़ के आसपास था, जिसमें हमने कहा कि FY24 तक हम उसको 850-900 करोड़ के पास लेकर के जाएंगे. और वी आर वेरी हैप्पी दैट बाय FY23 वी हैव रीच्ड समवेयर बिटवीन 550 to 600 crores, so approximately 3.5-4 times. So that is a significant diversification. So premium personal care plus foods plus digital business, these are new businesses that we have developed. जिसका contribution in FY22 was about 10-11%, in FY23 has become 15%, and we believe that by FY24 it will become about 20%. So which means approximately 750-800 crore का business हमने खड़ा कर लिया है in a span of just 3 to 4 years. So those are some of the significant diversification food that we've been able to sort of bear by efforts that in the last 2 to 4 years. जिसमें कि foods में multiple categories में गए हैं, which is honey, soya chunks, then mayonnaise, peanut butter, etc. And we will continue to explore foods in various other categories. And similarly, on the digital side, we have acquired few businesses, as you would know, like Beardo, Just Herbs, True Elements. So all that put together, we have created a sizable business, which also does not have very strong linkage with the commodity. So therefore, margins are going to be better for this part of the portfolio. ओके पवन जी, एक सवाल ये है इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से. एक्चुअली दो सवाल हैं, मैं एक साथ पूछ लेता हूँ, आप अलग अलग जवाब दीजिएगा. एक तो ये है कि FMCG सेक्टर में या रिटेल सेक्टर में बहुत तेज़ कंपटीशन बढ़ रहा है. बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें आ रहे हैं और जिनकी अपनी मार्केटिंग या स्ट्रेंथ बहुत बड़ी है, और नए इनोवेशन प्रोडक्ट, और बहुत इंटेंस कंपटीशन होता जा रहा है. तो उससे निपटने के लिए आप लोगों की क्या तैयारी है? और दूसरा हिस्सा इसका ये कि चूँकि आपकी इंडस्ट्री में एडवर्टीजमेंट पुश बहुत ज़्यादा, और वो अब दो हिस्सों में बढ़ रहा है, एक टीवी वाला, एक डिजिटल वाला, और OH और डिजिटल सब एक साथ बना लीजिए और इसको अलग करिए. तो जो आप अभी स्पेंड कर रहे हैं उसमें से डिजिटल पोर्शन कितना है? क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट अब डिजिटल पुश पे जा रहे हैं और आप खुद ही उसमें कर भी रहे हैं. तो मुझे दोनों का अलग अलग बताइएगा, और नए प्लेयर से कैसे निपटेंगे आप? ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी का सवाल है, तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको कि हम जिन भी कैटेगरीज में ऑपरेट करते हैं, हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट लीडर है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोकोनट ऑयल की बात करूँ तो हमारा अप्रॉक्सीमेटली 62% शेयर है. अगर मैं वैल्यू एड हेयर ऑयल की बात करूँ तो उसमें हम अप्रॉक्सीमेटली 37-38% शेयर के साथ मार्केट लीडर है. सिमिलरली अगर मैं और डिफरेंट कैटेगरीज की बात करूँ, सब जगह मार्केट लीडर्स, अबाउट 90% ऑफ द पोर्टफोलियो वी आर स्ट्रॉन्ग मार्केट लीडर्स, नंबर 1. प्लस मैंने पहले भी कहा कि हम ASP इन्वेस्टमेंट, मीडिया इन्वेस्टमेंट में कोई कटौती नहीं कर रहे हैं मार्जिन को मैनेज करने के लिए, बिकॉज वी बिलीव बिल्डिंग द बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म इज बेटर देन मैनेजिंग शॉर्ट टर्म मार्जिन्स. सो इन दो रीजंस की वजह से कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी से हमको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है. इनफैक्ट हमने मार्केट शेयर ओनली गेन की. So we believe we'll continue to deploy this strategy. At the same time, as and when we get benefit in terms of cost, we will keep passing on to the consumers so that we can hold back the consumers. So that's from a competitive intensity side. Secondly, on the digital side, of course, हमने भी देखा कि डिजिटल बिजनेस एक नया बिजनेस है जिसमें की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत सिग्निफिकेंट है. इसलिए हमने डिजिटल बिजनेस अक्वायर भी किया. हमने 2017 में बियर्डो में स्टेक लिया, फिर हमने जस्ट हर्ब्स में स्टेक लिया, फिर हमने ट्रू एलिमेंट्स में स्टेक लिया, बिकॉज वी बिलीव दैट दिस इज एन इकोसिस्टम व्हिच इज ग्रोइंग एंड वी शुड पार्टिसिपेट इन दिस इकोसिस्टम. Coming to your question of, and therefore we also said that we will make digital business about 450 to 500 crores by FY24. We believe at least we should reach 400 plus by next year. जहाँ तक डिजिटल मीडिया स्पेंस की बात करें
तो approximately 20-25% of our total spends now happens on digital media. Now it is also a function of कि हम किस पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं. अगर किसी पोर्टफोलियो की सेलियंस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ज्यादा है तो ऑफ कोर्स उसके डिजिटल स्पेंड्स भी ज्यादा होंगे, और अगर किसी पोर्टफोलियो का सेलियंस बहुत ज्यादा जनरल ट्रेड या रूरल एरिया में तो उसकी spend on digital platform will be lesser. So there are brands जहाँ पे digital spend could be as high as 50-60% as well, but there could be also brands जहाँ पे digital spend could be on the lower side. But overall approximately 20-25% के आसपास हमारा digital spend है. ओके तो ये बातचीत का निष्कर्ष ये निकलता है कि कंपनी आगे के फ्यूचर के आउटलुक को लेकर काफ़ी बुलिश है, और हर फॉर्मेट पे वो डिजिटल हो या ऑफलाइन ऑनलाइन हो उस पर कंपनी अपने जो जिस रफ्तार से जिस रन रेट से काम करे उसको बेहतर करती रहेगी। पवन जी बहुत बहुत शुक्रिया और बेस्ट विशेस फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। तो मैरिको के रिजल्ट बाजार को बहुत पसंद आए, स्टॉक ने खुलते ही ज़बरदस्त उछाल लगाई और अभी भी देखिए 35-36 रुपये 7.5% करीब ये ऊपर है मैरिको। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लौट के आगे फिर मार्केट की चर्चा करते हैं।